नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सिंघल और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कंपनी। तो गाइस, जैसा हमने कंपनी के बारे में हर एक फील्ड में सुना होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन या किसी के साथ भी कोई बिजनेस करते हैं तो कंपनी वर्ड बड़ा कॉमन आता है सबके सामने। तो आज हम इसी वर्ड का जो मीनिंग है वो बहुत इजी वे में और बहुत प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उनके बारे में। तो गाइज, अगर हम एक सिंपल वे में कंपनी को समझना चाहें तो हम एक बहुत सिंपल वे में कंपनी का एक मीनिंग समझ सकते हैं कि अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु एग्रीड टू कंट्रीब्यूट मनी टू द ट्रांसफरेबल शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एक व्यक्तियों का समुदाय है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि अपने मनी को ट्रांसफरेबल शेयर्स के थ्रू, ट्रांसफरेबल शेयर्स का मतलब होता है वो शेयर जिसको मार्केट में आसानी से परचेज और सेल्स किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफरेबल शेयर्स के थ्रू कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है किसमें, बिजनेस में। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों का वो समूह जो कि अपना पैसा ट्रांसफरेबल शेयर्स के थ्रू, जो कि इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, ट्रांसफरेबल शेयर्स के थ्रू जो पैसा अपना किसी व्यवसाय में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम क्या बोलते हैं, कंपनी। यानी कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु एग्रीड मनी टू द ट्रांसफरेबल शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। तो ये एक बहुत ही सिंपल वे में हम इसकी कंपनी की मीनिंग को समझ सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की मीनिंग को हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कंपनी का मीनिंग क्या हो सकता है, अगर हम उसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होती है, अब वो क्या हो जाती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाती है। अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि a company is an artificial legal person which is created by law and having a separate legal entity with perpetual succession and a common seal। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। जैसे कि नॉर्मल हम पर्सन की बात करते हैं, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, कंपनी की कंडीशन में जैसे आपको बताया कि वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यानी कि एक पर्सन नहीं है, मोर देन वन पर्सन है, काफी पर्सन हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकती है उनकी संख्या। तो इसलिए वहां पर क्या होता है कि कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो कंपनी क्या हो जाती है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है, यानी कि जो कि कानून के द्वारा तैयार की जाती है और उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब वो कि अपने मेंबरों से अलग है और उसकी परपेचुअल सक्सेशन है, उसका एक सेपरेट उत्तराधिकार है, यानी कि जो एक सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का वो मेंबर से अलग होता है। यानी कि मेंबर आए या जाए लेकिन कंपनी अपनी एक कंटिन्यू वे में चलती रहेगी। कंपनी के किसी मेंबर के आने न जाने से कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कंपनी अपना कंटिन्यू चलती रहती है। एंड ए कॉमन सील, अब क्योंकि कोई भी जब कंपनी होती है तो उसको चलाने के लिए एक ऑथराइज्ड सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम कर रही है तो उसके जो सिग्नेचर हैं वो भी एक तरीके से ऑथराइज्ड सिग्नेचर के रूप में जो रखे जाते हैं, तो उसको हम कॉमन सील बोलते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं एक तरीके से कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कंपनी का मीनिंग समझें तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ and having a separate legal entity with perpetual succession and a common seal। तो गाइज, ये हमने आपको ऑरली समझाया इनके मीनिंग के बारे में। पहले आपको सिंपल वे में समझाया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग समझाया। अब हम आपको इसको डिटेल में स्लाइड्स के थ्रू आपको वन बाय वन इनके मीनिंग और कंपनी की क्या डेफिनेशन है और कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हमने सेपरेट तरीके से आपके लिए तैयार किया है। तो आइए आगे की इस वीडियो में हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो भी सेपरेट वे में। तो आइए गाइस, बहुत ही सिंपल वे में हम समझते हैं व्हाट इज कंपनी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कंपनी, तो आज हम समझेंगे कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर मीनिंग ऑफ कंपनी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जैसे देखेंगे, आपको स्लाइड जो सामने दिख रहा है, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु एग्री टू कंट्रीब्यूट मनी टू द ट्रांसफरेबल शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस। तो गाइज ये हम समझ सकते हैं कि कंपनी जो होती है वो क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्तियों का समुदाय है। हु एग्री टू कंट्रीब्यूट मनी यानी कि जो अपनी मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं, किसमें, ट्रांसफरेबल शेयर्स में। ट्रांसफरेबल शेयर्स का मतलब होता है कि ये वो शेयर्स होते हैं जिनको कि हम शेयर मार्केट में या मार्केट में आसानी से इसको हम सेल और परचेस कर सकते हैं। तो ट्रांसफरेबल शेयर्स वो होते हैं जिनको आसानी से मार्केट में परचेस और सेल किया जा सकता है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब व्यक्तियों का समुदाय जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं अपने पैसे को, किसमें, ट्रांसफरेबल शेयर्स में। किस लिए, फॉर द पर्पस, उनका पर्पस क्या है, ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्ट करने का, किसमें, बिजनेस में। तो हम इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि कंट्रीब्यूट करती है अपनी मनी को ट्रांसफरेबल शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट करती है बिजनेस में। यानी कि ऐसा व्यक्तियों का समुदाय जो कि अपने पैसे को यानी कि मनी को ट्रांसफरेबल शेयर्स के माध्यम से किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। तो जो वो व्यक्तियों का समुदाय होता है उसे हम कंपनी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल वे में हम इसको कंपनी की डेफिनेशन या कंपनी के मीनिंग को हम समझ सकते हैं। अब अगर इसी को हम कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके आधार पर समझें तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ and having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। तो फ्रेंड ये जो मीनिंग है, इस मीनिंग को हम कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन यानी कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है यानी कि जो पर्सन की तरह वर्क करती है लेकिन कोई इंडिविजुअल पर्सन ना होकर एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है यानी कि एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। विच इज क्रिएटेड बाय लॉ जो कि कानून के द्वारा तैयार की जाती है यानी कि जिसका अपना एक अलग संविधान है जो कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। एंड हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी जिसका अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि वैधानिक स्वत्व है, या ये कह सकते हैं कि इसका अपना एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। यानी कि इसको जो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी का अपने जो शेयर होल्डर्स या मेंबर हैं उनके साथ कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। यानी कि अगर कोई मेंबर या शेयर होल्डर कंपनी में आता है या जाता है तो उसका इफेक्ट कंपनी पर नहीं पड़ता है। कंपनी अपने वर्क रन में करती रहती है, कंपनी अपना प्रॉपर तरीके से पहले की तरह वर्क करती है। तो कंपनी की क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं उनका किसी भी मेंबर्स के चेंज होने पर आने जाने का कंपनी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी अपना रन पहले की तरह ही करती रहती है। साथ ही विद ए परपेचुअल सक्सेशन यानी कि उसका अपना एक सेपरेट उत्तराधिकार है, या ये कह सकते हैं कि जैसे कंपनी का अपना एक उत्तराधिकार है, कंपनी का जो मालिकाना हक है, या ये कह सकते हैं कि कंपनी को जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को। एंड ए कॉमन सील और इसकी एक अपनी कॉमन सील है। कॉमन सील का मतलब है जैसे हम नॉर्मल कोई बिजनेस करते हैं तो उसका जो ओनर होता है तो उसके जो सिग्नेचर होते हैं और उस सिग्नेचर के आधार पर ही उनके जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको पूरा कर पाते हैं। उसी तरीके से कंपनी में भी क्या होता है, एक ऑथराइज सिग्नेचर होते हैं जिसकी एक कॉमन सील होती है, एक मोहर होती है जो कंपनी के जो ऑथराइज लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, या कोई भी ऑथराइज जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सेलेक्ट किया जाता है पर्सन जिसके ऑथराइज सिग्नेचर वर्क करते हैं, उनके आधार पर उसके जो ऑथराइज सिग्नेचर होते हैं उसकी एक सील बनाई जाती है जिसको कि हम एक कॉमन सील कहते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह वर्क करती है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ जो कि कानून के द्वारा बनाई जाती है, एंड हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, विद ए परपेचुअल सक्सेशन जिसका अपना एक उत्तराधिकार है, एंड ए कॉमन सील और अपनी एक मोहर है। तो गाइज ये हमने समझा मीनिंग ऑफ कंपनी के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं
डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी, यानी कि अगर कंपनी की डेफिनेशन की बात की जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हमारी, जो कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग दी गई है, जिसमें कहा गया है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी मीन्स, कंपनी का मतलब है अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि कंपनी तभी होती है जब वो इनकॉर्पोरेटेड हो, यानी कि एक तरीके से रजिस्टर्ड हो। किसमें? अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब जो हमारा कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, या अंडर एनी प्रीवियसर कंपनी लॉ, यानी कि जो इस एक्ट से पहले के हमारी कंपनी एक्ट है। जैसे इससे पहले का कंपनी एक्ट हमारा 1956 था, तो चाहे वो 1956 वाले एक्ट में रजिस्टर्ड 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो, तो तभी वो कंपनी मानी जाएगी जब वो क्या हो? इनकॉर्पोरेटेड हो, यानी कि किसी भी कंपनी एक्ट के अंदर में वो इनकॉर्पोरेटेड हो तभी वो कंपनी मानी जाएगी। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी जो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है वो एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, यानी कि मौजूदा कंपनी है जो कि ऑलरेडी पहले से कंपनी के रूप में ही काम कर रही है। यानी कि जो कंपनी एक्ट 2013 है, अगर उससे पहले की कोई कंपनी है जो कि प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है या 1956 में रजिस्टर्ड है या उससे पहले को रजिस्टर्ड है, तो वो भी फिर एग्जिस्टिंग कंपनी के रूप में काम कर सकती है, यानी कि वो मौजूदा कंपनी के रूप में काम कर सकती है। इसकी अगर हम किसी एक आइडियल डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम उसमें यह कह सकते हैं कि आ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जैसा भी हमने पहले मीनिंग में भी बताया था। A company is an artificial legal person, invisible and intangible created by law, यानी कि जो कि इनविजिबल या इंटेंजिबल, जो कि एक तरीके से जो अदृश्य रूप में लॉ के द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि जो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करता है। एंडोर्ड विद परपेचुअल सक्सेशन विद ए कॉमन सील, हैविंग ए कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स कंपोजिंग इट, यूजुअली विद लिमिटेड लायबिलिटी। तो हम यह कह सकते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में वर्क करती है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है और उसका परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कि उसका सेपरेट उत्तराधिकार है, और जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में वर्क करती है, यानी कि जो अपने शेयर होल्डर से क्या है? सेपरेट है, यानी कि जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर उन शेयर होल्डर या मेंबर्स का पर्सन कंपनी से जाता है या कोई नया पर्सन आता है तो उसका कंपनी के वर्क पे या कंपनी के जो रन करने के तरीके के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी पहले की तरह से अपना काम करती है और यूजुअली विद लिमिटेड लायबिलिटीज। यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनकी जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि एक तरीके से जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करा है वो उतने रुपए तक कंपनी की लायबिलिटीज को वहन करेंगे, उससे ज्यादा की लायबिलिटीज को वहन नहीं करेंगे। तो इसलिए उनके लिए लायबिलिटीज के लिए कहा जाता है कि वो इनकी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी तभी वर्क कर सकती है जब वो क्या हो? इनकॉर्पोरेटेड हो, किसमें? किसी भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, यानी कि जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी हैं। जैसे आपने पिछली डेफिनेशन में भी आपको क्लियर किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ समझेंगे कि सबसे पहले इसे क्या होना चाहिए? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि इसकी सम्मिलित संस्था, यानी कि एक कंपनी को क्या होना चाहिए? सबसे पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकेंड है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि पृथक अस्तित्व। कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि किसी जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके आने या जाने से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो उनसे सेपरेट रहती है। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी जो होती है आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में वर्क करती है, यानी कि जैसे नॉर्मल कोई पर्सन वर्क करता है उसी तरीके से कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में वर्क करती है। कंपनी किसी पर क्लेम कर सकती है, कोई कंपनी पे भी क्लेम कर सकता है। तो जो कंपनी का एक एज ए आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में वर्क कर रही है, तो उसी तरीके से कंपनी पर कोई क्लेम या कंपनी किसी पे कोई किसी बात पर क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब होता है कि इसका अपना एक स्थायी अस्तित्व होता है, यानी कि कंपनी किसी भी मेंबर या शेयर होल्डर के जाने या ना जाने का
उस कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी अपने पहले की तरह से ही रन करती रहती है। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटीज, जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी जो पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है, जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है कंपनी में, वो उस अमाउंट तक के लिए क्या होते हैं, लायबल होते हैं, बाकी उससे ज्यादा अमाउंट के लिए लायबल नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि जो कंपनी होती है उसको अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट होता है। वो कंपनी अपने शेयर्स को परचेज भी कर सकती है और अपने शेयर्स को वो इशू भी कर सकती है, सोल्ड भी कर सकती है। यानी कि ओपन मार्केट से वो अपने शेयर को परचेज भी कर सकती है और मार्केट में पब्लिक को अपने शेयर को इशू करके पब्लिक से पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा सकती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, यानी कि कंपनी के जो मैनेजमेंट और ओनरशिप है ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। ओनरशिप का मतलब होता है कि जो लोग कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी के लिए ओनर होते हैं, खासतौर पर जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। जबकि मैनेजमेंट वो होता है जो कंपनी को ऑपरेट कर रहा है, कंपनी को डायरेक्ट कर रहा है या कंपनी को रन करा रहा है, चला रहा है। नेक्स्ट है कॉमन सील, साफ मुद्रा, जैसे आपको बताया था अभी कि कंपनी के जो एक ऑथराइज सिग्नेचरी होते हैं वो हमारी एक कॉमन सील के रूप में काम करती हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, यानी कि कंपनी को अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर वे में रखने नेसेसरी होते हैं, जरूरी होते हैं। तो गाइस ये आपको हमने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, जिसमें इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मैनेजमेंट ऑफ एंड ओनरशिप, कॉमन सील और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। तो अब हम आपको इनके बारे में डिटेल में बताते हैं, जो कि आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, समामेलित संस्था। तो गाइज यहाँ हम देखते हैं अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ, इट्स इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनी एक्ट इज मस्ट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि ए कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टिंग थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि कंपनी जो होती है वो हमारी ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि एक तरीके से जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करते हुए वो काम कर सकती है। या ये इन सिंपल वे में कहें तो ये कह सकते हैं कंपनी को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इट्स कॉर्पोरेशन अंडर द कंपनी एक्ट इज मस्ट, यानी कि कंपनी जो है, जो भी कंपनी एक्ट है, चाहे 2013 हो या 1956 हो या उससे पहले का कोई हो, उसमें कंपनी को इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी का, कि कंपनी को चाहे वो किसी भी जो लॉ है या कंपनी एक्ट है उसमें उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं विदाउट सच रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये कह सकते हैं हम कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी अपना काम नहीं कर सकती है, या ये कहें कि कोई कंपनी वो हो ही नहीं सकती है। कंपनी तभी बन सकती है जब वो क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो, यानी कि उसका रजिस्टर्ड हो चुका हो। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे आपको बताया कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है। अब लॉ जो है हमारा प्रेजेंट कंपनी एक्ट क्या है 2013 है और अंडर है प्रीवियस कंपनी एक्ट क्या है 1956 है। तो हम इन शॉर्ट कहें तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए कि वो इनकॉर्पोरेटेड होने चाहिए एसोसिएशन के रूप में, किसमें, किसी भी कंपनी एक्ट, चाहे वो 2003 हो या 1956 हो। तो कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी वर्क नहीं कर सकती है, या ये कह सकते हैं कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी मान ही नहीं जाती है। कंपनी को कंपनी के रूप में वर्क करने के लिए कंपनी को रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका कोई गाइस कॉन्सेप्ट ये है, अ कंपनी हैज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर विच इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंजेस इन द मेंबरशिप। तो गाइस यहाँ देखें हम, अ कंपनी हैज ए लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी अपनी क्या है, वैधानिक क्या है, अपना उसका अस्तित्व है, सेपरेट किससे, फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, यानी कि कंपनी का जो अपना एक वैधानिक अस्तित्व है वो किससे है, एक कंपनी की जो अपने शेयर होल्डर होते हैं और जो कंपनी के जो मेंबर होते हैं,
कंपनी उनसे अपना एक अलग अपनी उसकी एक कानूनी इकाई होती है। हम इन शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं कि एक कंपनी की अपने जो शेयर होल्डर्स है उससे अलग एक अपनी कानूनी इकाई होती है, जो कि therefore being separate entity a company can contract, sue and be used in its corporate name and capacity। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं एक तरीके से कि यहाँ पर कि कोई भी जो एक कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर से अपनी एक अलग कानूनी इकाई रखती है, जो कि मेंबर्स में परिवर्तन से एक तरीके से प्रभावित नहीं होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अलग इकाई होने के कारण एक कंपनी का जो अनुबंध कर सकती है, कोई भी मुकदमा यानी कि क्लेम कर सकती है, और इसकी जो अपनी जो एक कॉर्पोरेट का जो नाम और जो इसकी जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, ये अपने उसका प्रयोग कर सकती है। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि देयरफॉर बीइंग सेपरेट एंटिटी अ कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कंपनी जो है एक अनुबंध कर सकती है। कंपनी कोई भी जो एक तरीके से जो क्लेम होता है, मुकदमा होता है, वो कर सकती है। कंपनी पे कोई मुकदमा कर सकता है, कंपनी किसी अदर पर्सन पे मुकदमा कर सकती है, या कोई केस कर सकती है, या कोई किसी लीगल इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए अपनी आगे अपनी बात को रख सकती है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि कंपनी अपना एक सेपरेट रूप से वर्क करती है। कंपनी का अपने शेयर होल्डर या मेंबर से कोई लिंक नहीं होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए या किसी भी वर्क को करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एक कानूनी इकाई है जो अपने शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग है, यानी कि कंपनी अपनी एक कानूनी इकाई है, लीगल एंटिटी है, जो कि सेपरेट है किससे, अपने शेयर होल्डर से। यानी कि शेयर होल्डर्स का कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होता है और कंपनी उसको उसके बदले में प्रॉफिट में हिस्सा देती है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका डायरेक्ट कोई कब्जा नहीं होता है। ये कह सकते हैं हम कि कंपनी जो वर्क करती है तो वो सब वर्क के लिए शेयर होल्डर से पूछ के नहीं करती है, वो अपना वर्क अलग करती है, अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू करती है। तो गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं एक तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए आप कि इन द आईज ऑफ लॉ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो हम ये कह सकते हैं कि कानून के अगर हम हिसाब से देखें या हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये कृत्रिम व्यक्ति है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, यानी कि यह संपत्ति जो होती है हमारी किसकी की मालिक हो सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और जो अनुबंध में प्रवेश कर सकते हैं बिजनेस में। श्योर और बी श्योर फॉर इट्स डेब्ट्स एंड एक्शन। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये एक तरीके से कि कानून की नजर में ये एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में काम करती है। यह संपत्ति के मालिक हो सकती है, यह अनुबंध में प्रवेश कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी मुकदमा कर सकते हैं, कोई भी लोन यानी कि ऋण ले सकते हैं, दे सकते हैं, या कोई भी कार्य कर सकते हैं, या कोई भी जो एक्शन है यानी कि कोई भी किसी पर ये एक्शन ले भी सकते हैं या कोई इन पे एक्शन करवा भी सकता है। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में, यानी कि एक तरीके से हम इन शॉर्ट में समझें तो ये कह सकते हैं कि जैसे कोई एक पर्सन वर्क करता है अपने बिजनेस में, उसी तरीके से कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में वो सारे काम कर सकती है जो कि एक नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? इट कैन ओन प्रॉपर्टी, ये अपनी एक प्रॉपर्टी संपत्ति रख सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। कंडक्ट बिजनेस, बिजनेस को व्यवसाय को चला सकती है। शो और बी श्योर फॉर इट्स डेब्ट्स एंड एक्शन, यानी कि अपने किसी भी लोन यानी कि ऋण के लिए कोई भी एक्शन ले सकती है या अपने पैसे की मांग किसी भी जो पर्सन होता है रिलेटेड उसके साथ कर सकती है। तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में वर्क करती है। तो गाइस नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी परपेचुअल सक्सेशन। तो परपेचुअल सक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट है अ कंपनी हैज ए परपेचुअल सक्सेशन सच दैट इट्स एग्जिस्टिंग इज नो अफेक्टेड बाय द डेथ, लॉन्सी और बैंक्रप्सी
ऑफ इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी का एक स्थायी उत्तराधिकारी है। क्या होता है? अ कंपनी हैज ए परपेचुअल सक्सेशन, मतलब एक कंपनी का एक स्थायी उत्तराधिकार है। यानी कि कह सकते हैं कि कंपनी जो है अपने आप में एक स्थायी उत्तराधिकार है, यानी कि वो अपने आप में ही सफिशिएंट है अपने सारे डिसीजन को लेने के लिए। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे देखते हैं आपके एग्जिस्टिंग इज नो अफेक्टेड बाय द डेथ, लॉन्सी और बैंकरप्टी ऑफ इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। तो इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इसका अस्तित्व उसके सदस्यों या जो उसके शेयर होल्डर हैं उनकी डेथ से या उनके किसी भी जो इंसॉल्वेंट मतलब दिवालियापन से प्रभावित नहीं होती है। या ये कह सकते हैं हम कि कोई भी जो कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर है, अगर उसकी कोई डेथ हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, वो दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसका कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द लाइफ ऑफ कंपनी कम्स टू एन एंड ओनली बाय द वाइंडिंग अप और टर्मिनेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी का जीवन समाप्त होने के लिए उसकी जो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही उसका समापन या समाप्ति की जा सकती है। यानी कि किसी भी कंपनी को जो बंद किया जाता है या उसका जो वाइंडिंग अप या टर्मिनेशन होता है वो किसके थ्रू हो सकता है? प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू, यानी कि कानून के थ्रू ही उसका जन्म होता है। तो कानून के थ्रू ही उसको हम बंद कर सकते हैं। जैसे आपको पहले बताया था कि कंपनी क्या होती है? क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि वो कंपनी लॉ के द्वारा बनाई जाती है, तो उसका एंड भी लॉ के द्वारा ही हो सकता है। कानून की जो प्रक्रिया होती है उनके द्वारा ही किसी कंपनी को बंद किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बस कंपनी को खोल के तुरंत बंद कर दो। खोलना भी है तो उसके लिए लीगल पॉलिसी जो होती है, लीगल जो भी प्रोसेस होती है उनको फॉलो करना होता है। उसी तरीके से अगर कंपनी को बंद करना है तो उसके लिए भी जो लीगल प्रोसेस होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं 10 मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी में गो फॉर एवर। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कंपनी में मेंबर आए या कंपनी से मेंबर जाए, लेकिन कंपनी अपना वर्क कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि सदस्य चाहे आए या जाएं, लेकिन कंपनी हमेशा के लिए अपना वर्क करती रहती है, अपना वर्क चलाती रहती है। किस वजह से? क्योंकि उसका क्या है? परपेचुअल सक्सेशन, अपना एक उसका स्थायी उत्तराधिकार है। तो गाइस नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटीज की जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एवरी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि एवरी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो लायबिलिटीज है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। यहाँ लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, या ये कह सकते हैं कि किसी शेयर होल्डर ने कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर लिए हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उस जो शेयर होल्डर है उसकी जो कंपनी के लिए लायबिलिटीज है वो एक तरीके से 1 लाख रुपए की होगी। सपोज कीजिए कंपनी क्या होती है? इंसॉल्वेंट हो रही है या कंपनी के बंद करने की स्थिति आ रही है और कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो वो शेयर होल्डर पर्टिकुलर जिसने की कंपनी के 1 लाख के इक्विटी शेयर लिए हैं, तो वो केवल 1 लाख रुपए की लायबिलिटी देने के लिए ही लायबल होगा, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटीज। प्रत्येक शेयर होल्डर की, कंपनी के प्रत्येक शेयर होल्डर की जो लायबिलिटीज होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। The liabilities of its members is limited to the value of shares subscribed by them or amount guaranteed to be paid at the time of winding up in the case of companies limited by guarantee। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके सदस्यों की जो लायबिलिटीज होती है वो उनके द्वारा जो भी सब्सक्राइब किए गए शेयर होते हैं उनकी कीमत या उनकी जो गारंटी होती है, जो कि जो कंपनी के मामले में, या ये कह सकते हैं जो कंपनी के वाइंडिंग अप के समय जो पेमेंट करने की प्रक्रिया होती है, तो वो उनकी गारंटी केवल उनके सब्सक्राइब किए गए शेयर के अमाउंट के बराबर ही हो सकती है। यानी कि इन शॉर्ट में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जितना पैसा किसी शेयर होल्डर ने कंपनी में लगाया है, या ये कह सकते हैं कि जितने अमाउंट के
किसी शेयर होल्डर ने कंपनी से शेयर खरीदे हैं तो उस शेयर होल्डर की जो लायबिलिटीज है वो केवल उस अमाउंट तक के लिए सीमित होती है जितने रुपए के उसने उस कंपनी के शेयर लिए हैं। यानी कि उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर में जितना पैसा उसने इन्वेस्ट करा है उतने अमाउंट के लिए ही उसकी कंपनी के प्रति लायबिलिटी बनती है। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर लिए हैं तो कंपनी की जो लायबिलिटीज होगी उस लायबिलिटीज का 1 लाख रुपए तक का हिस्सा ही आपके ऊपर एज ए गारंटी के रूप में आ सकता है, या आपको 1 लाख रुपए तक का ही पेमेंट उसमें करना पड़ सकता है। However, in case of companies incorporated with unlimited liabilities, liabilities of members is unlimited। दूसरी तरफ हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो अनलिमिटेड लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो वो जो इनकॉर्पोरेटेड होता है, यानी कि जब कंपनी को हम रजिस्टर्ड करते हैं, इन्हें इनकॉर्पोरेटेड करते हैं, तो अगर उस टाइम पर ही हम उनकी लायबिलिटीज को अनलिमिटेड कर देते हैं तो फिर मेंबर्स की लायबिलिटीज क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। यानी कि जैसे कुछ कंपनीज ऐसी हो सकती हैं जो जिनकी लायबिलिटीज अगर मेंबर्स की अनलिमिटेड है तो उस कंडीशन में फिर जो भी कंपनी की लायबिलिटीज होगी, या ये कह सकते हैं कि जो भी कंपनी को पैसा अदर पर्सन्स को देना होगा तो उनकी लायबिलिटीज उन मेंबर्स और शेयर होल्डर पर आ जाएगी जो कि कंपनी के उस पॉइंट, या ये कह सकते हैं कि उस टाइम पर, यानी किस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पर जो भी कंपनी के करंट शेयर होल्डर्स होंगे उनके ऊपर उसकी लायबिलिटीज होगी, यदि कब, जब इनकॉर्पोरेट होते समय उन्होंने अपनी लायबिलिटीज को अनलिमिटेड रखा हो। तो ये कंडीशन तब आती है कि जब किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते समय उसकी लायबिलिटीज को मेंबर्स के द्वारा अनलिमिटेड किया जाता है, तब उस मेंबर्स की लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल या जनरल वे की बात करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एवरी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटीज, यानी कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज केवल उस अमाउंट तक होगी जितने शेयर होल्डर ने क्या करें, सब्सक्राइब करे हैं किसमें, कंपनी में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटीज की, कि कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटीज अपने द्वारा लिए गए शेयर्स के अमाउंट तक या अपने द्वारा किए गए सब्सक्राइब्ड अमाउंट तक ही क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि अंशों का हस्तांतरण। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की जैसे अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं एक तरीके से कि शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। यानी कि यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने शेयर को ट्रांसफरेबल नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए क्या है, फ्री है। यानी कि शेयर्स ऑफ ए कंपनी के शेयर्स को आर फ्री होती है, ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। यानी कि प्राइवेट कंपनी को छोड़कर जो पब्लिक कंपनी होती है तो पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए फ्री होती है। ट्रांसफर शेयर्स का मतलब होता है कि ये वो शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी मार्केट में इशू कर सकती है और शेयर होल्डर उन शेयर्स को परचेज भी कर सकते हैं और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उनको सेल भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज रेगुलेटेड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या होती है, अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज रेगुलेटेड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी कि जो निजी कंपनी के शेयर होते हैं उनका ट्रांसफर उनके एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है। यानी कि उनके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है अगर उसमें उनके शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए लिखा है या उसमें उनकी अनुमति है तो ही वो टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपने प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, उसको पब्लिक में इशू नहीं कर सकती है। अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करने का जो राइट होता है वो केवल पब्लिक कंपनी को होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर यानी कि अंशों का हस्तांतरण करना भी एक कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक कंपनी का फीचर्स होता है। तो गाइज नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंपनी का, वो आता है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। तो जैसे यहाँ आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, ओनरशिप मतलब स्वामित्व। तो यहाँ पे जैसे हम अगर बात करते हैं कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप की, तो यहाँ पे ये दो अलग अलग वर्ड है, मैनेजमेंट और ओनरशिप दो अलग वर्ड है। इसका मतलब है कि अ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स,
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स या जो मेंबर्स होते हैं तो उन सबके द्वारा कंपनी को मैनेज नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि अब मेंबर्स तो बहुत हो सकते हैं, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, कितने भी हो सकते हैं। अब इतने सारे मेंबर आके थोड़ा ना कंपनी को ऑपरेट करेंगे। तो इस तरीके से ये है कि जो कंपनी को मैनेजमेंट करने का जो काम होता है, ऑपरेट करने का जो काम होता है, वो कंपनी के मेंबर्स या जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनके द्वारा नहीं किया जाता है। तो कंपनी इज नॉट मैनेज बाई ऑल द मेंबर्स बट लेकिन बाई दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं लेकिन उन्हीं के द्वारा, यानी कि शेयर होल्डर के द्वारा जो उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के निदेशक होते हैं, उनके द्वारा कंपनी को चलाया जाता है। तो 10 मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप दो अलग अलग बातें हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एक कंपनी को सभी सदस्यों द्वारा जो मैनेज है वो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम डायरेक्टर बोलते हैं, उनके द्वारा उसको मैनेज किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट और ओनरशिप यानी कि प्रबंधन और स्वामित्व दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारे कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। तो ये आपको हमने बताया। तो नेक्स्ट आता है आपका कॉमन सील। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी कंपनी के लिए, कॉमन सील। तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई आपको बताया कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, हेंस इट कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट इन द सेम मैनर एज ए नेचुरल पर्सन वुड डू। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कंपनी एक प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए यह उसी तरह से दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर अपने सिग्नेचर नहीं कर सकती है जैसा कि एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक व्यक्ति कर सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, इसलिए ये एक नेचुरल पर्सन जैसे हम और आप नॉर्मल पर्सन है उस तरीके से अपने जो सिग्नेचर है वो कंपनी नहीं कर सकती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू इनेबल द कंपनी टू साइन इट्स डॉक्यूमेंट्स इट इज प्रोवाइडेड विद ए लीगल आर्म कॉल्ड कॉमन सील। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कंपनी को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज पर जो सिग्नेचर करने होते हैं, उसको करने के लिए उसको अपने पास एक क्या करना होता है, लीगल आर्म, यानी कि उसको कानूनी रूप से उसको एक सिग्नेचरी, ऑथराइज सिग्नेचरी की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि कंपनी एक नॉर्मल पर्सन की तरह सिग्नेचर नहीं कर सकती है, इसलिए उसको एक लीगल आर्म की जरूरत पड़ती है, जिसको हम एक ऑथराइज सिग्नेचर के रूप में समझ सकते हैं, जिसके लिए कंपनी द्वारा एक ऑथराइज पर्सन को नियुक्त किया जाता है, जिसके सिग्नेचर कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर चलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कोई भी जो नोट होते हैं तो उस पर जो उसके जो गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक के, उसके सिग्नेचर चलते हैं, तो वो ऑथराइज सिग्नेचर कहलाते हैं। उसी तरीके से कंपनी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी के एक ऑथराइज पर्सन होता है उसके जो सिग्नेचर होते हैं वही हर डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, जिसको कि हम एक कॉमन सील के रूप में समझ सकते हैं या जानते हैं। तो द कॉमन सील इज अफेक्ट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स बाय द पर्सन ऑथराइज्ड टू डू सो, हु इन टर्न पुट्स हिज सिग्नेचर फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो कंपनी की जो एक कॉमन सील होती है, कंपनी की जो कॉमन सील है, वो सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर उसको लगाया जाता है, और एक ऑथराइज पर्सन जो होता है उसके सिग्नेचर के रूप में उसको आगे क्या करा जाता है, कंपनी को उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि द कॉमन सील इज अफेक्टेड ऑन ऑल डॉक्यूमेंट, यानी कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर जो भी पर्सन ऑथराइज होता है, यानी कि जो भी ऑथराइज पर्सन होता है उसकी जो सिग्नेचर होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पर कॉमन सील के रूप में डॉक्यूमेंट पर लगाए जाते हैं।
तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की कॉमन सील का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंपनी एक नेचुरल पर्सन की तरह वर्क नहीं कर सकती है, इसलिए उसे हम एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह समझते हैं। क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए उसके जो सिग्नेचर हैं वो कंपनी के कोई भी एक ऑथराइज पर्सन होता है जिसके सिग्नेचर ही वो वैलिड माने जाते हैं। तो उस ऑथराइज पर्सन के जो सिग्नेचर होते हैं वही कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पर लगाए जाते हैं, जिसको कि हम उसकी एक कॉमन सील के रूप में जानते हैं। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है कंपनी का। तो गाइस नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कंपनी की मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर हम ये कैसे समझ सकते हैं कि अ लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप अ प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ अकाउंट बुक्स एंड एनी फेलियर इन दिस रिगार्ड अट्रैक्ट्स पेनल्टीज। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक सीमित कंपनी को कानून के द्वारा जो भी निर्धारित हिसाब किताब यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट रखने की जो आवश्यकता है उसे करना होता है। अगर वो इनको नहीं कर पाती है तो कंपनी के ऊपर उसके लिए क्या की जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि एक लिमिटेड कंपनी को जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, फाइनल अकाउंट, जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जो भी टैक्स से संबंधित चीज़ें होती हैं, जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स को जो उनको सबमिट करना होता है, चाहे वो उसके GST के कागज हों या अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, मतलब जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी को रखने जरूरी होते हैं, तो एक कंपनी को उन सारे रिकॉर्ड्स को रखना जरूरी होता है। अगर वो उन रिकॉर्ड्स को नहीं रखता है तो कंपनी के अगेंस्ट पेनल्टी या उन पर कोई क्लेम या केस किया जा सकता है। तो कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसको अपने बुक्स को क्या करना होता है, मेंटेन प्रॉपर वे में, लीगल वे में रखना जरूरी। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अब हमें उम्मीद है कि आप अब बहुत ही इजी वे में इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भाई व्हाट इज द कंपनी, तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु एग्रीड मनी टू द ट्रांसफर शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पूछे तो आप कह सकते हैं कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। अब जैसे आपने हम समझा भाई कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो हम अब इसको भी डिटेल में बता सकते हैं कि भाई कंपनी के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले जैसे आपको बताया था कि भाई इसमें एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होना चाहिए, यानी कि कंपनी को किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सेकंड बताया आपको हमने सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी का जो है अपने मेंबर से सेपरेट रिलेशन है, यानी कि कंपनी के मेंबर में कंपनी आए या जाए लेकिन कंपनी उन मेंबरों से अपना सेपरेट रिलेशन रखती है, अपना एक स्वायत्त अस्तित्व रखती है, अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी को रखती है। नेक्स्ट आपको बताया परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी का अपना एक उत्तराधिकार है, यानी कि कंपनी में कोई भी मेंबर आता है या जाता है, कंपनी के मेंबर चेंज होते रहते हैं तो उसका कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी अपना चलती रहती है, लगातार अपना काम करती रहती है, यानी कि मेंबरों के आने जाने का कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आपको बताया था हमने आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कंपनी क्या है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है। भाई नॉर्मल जैसे कोई पर्सन होता है लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के रूप में काम करती है, यानी कि वो किसी पे क्लेम कर भी सकती है या कोई कंपनी पे भी क्लेम कर सकता है, कंपनी किसी के साथ एग्रीमेंट भी कर सकती है, मतलब जो भी काम एक पर्सन कर सकता है वो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में कर सकती है। नेक्स्ट बताया आपको हमने लिमिटेड लायबिलिटीज, यानी कि जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, यानी कि उन्होंने जितना पैसा अपने सब्सक्राइब किया होता है कंपनी में शेयर्स के रूप में, वो उस अमाउंट तक के लिए अपनी लायबिलिटीज को लिमिटेड रख सकते हैं या उनकी लायबिलिटीज उस अमाउंट तक के लिए लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट आपको बताया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी कि कंपनी के पास खासतौर पर जो पब्लिक कंपनी है उसके पास क्या होता है, एक राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू कर सकती है, इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। नेक्स्ट आपको बताया था हमने इसमें
मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, यानी कि जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी को जो मैनेजमेंट और ओनरशिप है ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। भाई ओनरशिप वो हो गई कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी में पैसा लगाया गया तो वो कंपनी के कौन हो जाते हैं, ओनर हो जाते हैं, तो उनके पास कंपनी की ओनरशिप होती है। लेकिन अब क्योंकि जो मेंबर्स में बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं तो अब वो तो कंपनी को ऑपरेट कर नहीं सकते हैं आकर, तो उनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, तो उनके द्वारा उस कंपनी को मैनेज किया जाता है, यानी कि मैनेजमेंट किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट और ओनरशिप दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। इसके बाद आपको हमने बताया इसमें कॉमन सील। तो कॉमन सील क्या होती है, जैसे बताया कभी कंपनी की जो ऑथराइज सिग्नेचर, कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी का जो ऑथराइज सिग्नेचर होगा, जो भी पर्सन उन्होंने कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए या कंपनी की तरफ से जो अपॉइंट किया जाता है, तो जो उसके ऑथराइज सिग्नेचर होते हैं वो सिग्नेचर जो डॉक्यूमेंट्स पर लगाई जाती हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पर आगे इशू करने के लिए उन सिग्नेचर्स की जो जरूरत पड़ती है, तो उसे हम कॉमन सील कहते हैं, यानी कि कंपनी की अपनी एक कॉमन सील सेपरेट होती है। इसके अलावा आपको बताया मेंटेनेंस द बुक्स, यानी कि कंपनी के को अपने जो भी बुक्स होती हैं उनको प्रॉपर वे में मेंटेन रखना जरूरी होता है। किसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि कंपनी को लॉ के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को सेपरेट रूप में मेंटेन रखना जरूरी होता है, क्योंकि उनको एंड ऑफ ईयर पे उसको सबमिट करना होता है, चाहे वो उनकी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है, या टैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, या अदर GST से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट बुक्स होती है, तो वो कंपनी को रखना जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू लॉ के। तो ये हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, जो कि आपको सेपरेट बताया कि भाई इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होना चाहिए, सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन होना चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और मैनेजमेंट ओनरशिप हो गया हमारा, कॉमन सील हो गई हमारी, और हमारी लास्ट में आ गया मेंटेनेंस ऑफ बुक। तो ये हमने आपको एक सिंपल वे में जो एक कंसोलिडेटेड रूप से आपको हमने कंपनी का मीनिंग, कंपनी की डेफिनेशन और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। तो गाइस, हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी भी रह जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करें, हम इसको और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। और गाइस, आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब हमने एक और सेपरेट नेक्स्ट वीडियो तैयार किया है, जो कि तैयार किया है हमने काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में, यानी कि उसमें हम आपको समझाएंगे कंपनी के प्रकार कितने होते हैं और उनका के वर्क करने का क्या तरीका होता है, उनके क्या फीचर्स होते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो को बना सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।